पे बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं यहाँ पे मेजर जनरल साहब, मैं उनको स्क्रीन पर लेता हूँ। हमारे साथ मेजर जनरल जावेद इकबाल साहब जुड़ गए हैं, मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। मेजर जनरल साहब हमारे वॉर एक्सपर्ट हैं, मिलिट्री एक्सपर्ट, जियोपॉलिटिक्स के एक्सपर्ट हैं और जिस तरह से वो पॉलिटिकली चीजों को देखते हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही अहम हो जाता है हम सब के लिए, और वो एक दस्तावेज की शक्ल इख्तियार करता है। मैं बहुत इस्तकबाल करता हूँ। और क्या आपको लग रहा है, खास तौर से मैं अगर पहले बात कर लूं, ये जो मिस्र अब सामने आया है, कतर, और उसमें तुर्की भी सामने आया है, लेकिन ये सबके सामने एक ही बात है कि हमास हथियार डाल दे। जावेद इकबाल साहब, ये बार बार क्यों दोहराया जाता है जबकि हमास ने साफ साफ मना कर दिया है कि हम हथियार नहीं डाल सकते? जावेद इकबाल साहब। जी मुमताज भाई, अस्सलाम वालेकुम आपको और आपके सभी सुनने वालों को। आपको मेरी आवाज साफ सुनाई दे रही है? हाँ, देखिए, अभी जो खबरें चल रही हैं इजराइल के अंदर या मिडिल ईस्ट के अंदर, उसमें मेन खबर ये आ रही है कि मिस्र, कतर और अमेरिका और बीच में तुर्की का भी इन्वॉल्वमेंट था। जैसे हमने जिक्र किया था कि तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर मिस्र के फॉरेन मिनिस्टर से मिले थे बीच में आके, और उन्होंने एक वो जॉइंट स्टेटमेंट भी उन्होंने साथ में दिया था गजा के ऊपर। तो उसके बाद से आज ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि जो प्रपोजल इजिप्ट ने और कतर ने और अमेरिका ने मिलकर हमास के सामने रखा था पार्शियल सीज फायर का, उसको हमास ने कबूल कर लिया है। और उसके बाद से जो इजरायली साइट है उनकी तरफ से अभी इसके बारे में कोई रद्द अमल नहीं आया है। तो हम देखते हैं कि आगे क्या इजरायली सरकार उसको एक्सेप्ट करती है या सीज फायर की तरफ आगे बढ़ती है कि नहीं। इससे पहले नेतन्याहू साहब ने ये कहा था कि वो कोई पार्शियल डील नहीं चाहते बल्कि एक कंप्रहेंसिव डील चाहते हैं वो। लेकिन उस कंप्रहेंसिव डील में उन्होंने कई शर्तें ऐसी आयत कर दी थी, जैसे डिसआर्मिंग हमास, या उसके अलावा डिमिलिटराइजेशन उस इलाके का, या उसके अलावा कि हमास जो है गजा छोड़ के जाए। ये अपने कंप्रहेंसिव सीज फायर डील के अंदर उन्होंने ये शर्तें, जब वो अपने अवाम को एड्रेस कर रहे थे, वो उसमें डाल दी थी। लेकिन ये जो पार्शियल डील का प्रपोजल है जिसे हमास ने एक्सेप्ट किया है, जिसकी डिटेल जो हिजबुल्ला से एसोसिएटेड टीवी अल मयादीन है उसके जरिए जो सामने आई है, वो ये है कि इनिशियल 60 डेज का सीज फायर होगा, और इसके अंदर पहले मरहले के अंदर जो हमास है वो 10 जिंदा इजरायली कैप्टिव और तकरीबन 15 जो उनकी डेड बॉडीज हैं वो इजराइल के हवाले करेंगे। और इसके बदले में जो इजराइल है वो 140 उन फिलिस्तीनी सजा याफ्ता कैदियों को जिन्हें लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिला हुआ है, और 60 ऐसे कि जिन्हें 15 साल से ज्यादा की सजा मिली हुई है, उनको रिलीज करेंगे। और इसके अलावा जो इजरायली फौजें हैं नॉर्थ में और ईस्ट गजा के अंदर, वो 1 किलोमीटर पीछे हटेंगी, और जो एड है गजा के अंदर वो बहुत तेजी से बढ़ाया जाएगा, और उस एड का डिस्ट्रीब्यूशन यूएन एजेंसीज या इंटरनेशनल रेड क्रॉस करेगी। ये जो गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन है उसका डिस्ट्रीब्यूशन इनके थ्रू नहीं होगा। और एक उसका ये था कि देखिए 60 दिन के अंदर अंदर इजिप्ट की ये गारंटी है कि वो निगोशिएशन करवा के परमानेंट सीज फायर की तरफ आगे बढ़ेंगे। और जब अगर परमानेंट सीज फायर पे डील हो जाती है तो जो बाकी बचे हुए इजरायली कैप्टिव्स हैं वो उस वक्त रिलीज किए जाएंगे। तो ये फिलहाल जो खबरें हैं, जो पार्शियल डील की खबरें आई हैं, उनके बारे में ये अभी पता लगा है। अच्छा, आज नेतन्याहू ने गजा विजिट किया था और वहां पे उन्होंने एड्रेस में ये बोला है कि हमने हमास के ऊपर इतना प्रेशर बढ़ा दिया है जिसकी वजह से वो कंपेल होके डील में आएंगे।
तो वो भी एक तरह से लगता है कि जैसे अपना ग्राउंड बना रहे हैं, अपनी पोजीशन तैयार कर रहे हैं, अपने लोगों को तैयार कर रहे हैं और उन्हें ये साइकोलॉजिकल मैसेजिंग देने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा अपर हैंड है, हमारे एक्शन की वजह से वो दबाव में है, जिससे कि वो ये डील कर रहे हैं। इससे पहले हमने बीच में एक डिस्कशन में ये बतलाया था कि किस तरह से जो दोनों फरीक है उनके बीच में एक दूसरे के ऊपर एक साइकोलॉजिकल बर्तरी हासिल करने की कोशिश हो रही है इन नेगोशिएशंस के दौरान। कि जैसे जब ये बातचीत चल रही थी कि एक कैप्टिव के बदले में कितने फिलिस्तीनी प्रिजनर छोड़े जाएंगे, तो उसमें नेतन्याहू ने ये कहा था कि हमास ने अपनी कंडीशंस बढ़ा दी हैं, उन्होंने उनकी तादाद बढ़ा दी है, ये उन्होंने इल्जाम लगा के अपने नेगोशिएटर्स वापस बुला लिए थे। उसके बाद फिर हमास ने भी अपने नेगोशिएटर वापस बुला लिए थे, ये कहते हुए कि तुम भूख को निशाना बना के हमसे डील नहीं कर सकते। फिर उसके बाद हमास ने जो 2 इजरायली कैप्टिव थे वो फेमिस्ट कंडीशन के अंदर उनकी पिक्चर्स रिलीज की थी, जो कि बड़ी इंसल्टिंग या ह्यूमिलिएटिंग थी नेतन्याहू के लिए। और उसी के बाद नेतन्याहू ने अपनी कैबिनेट से ये प्लान मंजूर करवाया था कि मैं अब पूरे गजा को ऑक्युपाई करूंगा और जो गजा सिटी है पहले उस पर कब्जा करूंगा। तो ये एक तरह से हमने पिछली बार डिस्कस किया था कि ये अपने अपने टारगेट ऑडियंस या अवाम के सामने अपनी जो नेगोशिएटिंग पोजीशन है उसके बारे में ये परसेप्शन पैदा करना कि हमारे हरीफ के ऊपर अपर हैंड है, ये मेरी नजर में एक उसकी कोशिश भी हो सकती है। अब अगर हम देखें कि इंटरनल इजराइल की क्या पोजीशन है, कल इजराइल की तारीख का सबसे जबरदस्त प्रोटेस्ट पूरे इजराइल में और जेरूसलम के अंदर हुआ। तो उससे भी एक बहुत बड़ा मैसेज जाना जाता है कि जो इजराइल में मेजॉरिटी है अवाम की, अब वो सीज फायर चाहते हैं, अब वो जंग नहीं चाहते और वो चाहते हैं कि उनके कैप्टिव्स को लौटाया जाए। दूसरे जो इनकी कोशिश है कि रिजर्विस्ट फोर्सेस को रेज करने की, उसमें इन्हें रिस्पांस नहीं मिल रहा है, उसकी मुखालफत हो रही है कि देखिए रिजर्विस्ट से लेके जो भी रूल्स पोजीशन थी, आपने उनसे कहीं ज्यादा उनका इस्तेमाल करके उन्हें बुला लिया है। अगर आप दोबारा रिजर्विस्ट को जैसा कि आप सोच रहे हैं 4-4.5 लाख बुलाएंगे, तो ना तो वो रिजर्विस्ट आने के मूड में है, वो इसको नहीं चाहते अभी, और दूसरे जो उनकी इकोनॉमी है उसके ऊपर भी इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। दूसरी तरफ ये जो रिलीजियस पार्टी हैं, जो हरेदी हैं, अब उनसे भी ये कहा जा रहा कि भाई आप भी कंट्रीब्यूट कीजिए कि आपके लोग भी इसके अंदर आए। और आपने जो ये खबर दी थी वो मैं भी देख रहा था कि इजरायली गवर्नमेंट जो है वो अमेरिका और फ्रांस में रहने वाले यहूदियों के ऊपर दबाव डाल रही है कि वो आके इजराइल की फौज के अंदर शामिल हों और वो गजा में जाके लड़े। तो ये सारी चीजें एक तरह से साइमल्टेनियसली चल रही हैं और इसके साथ साथ एक इंटरनेशनल प्रेशर भी इजराइल के ऊपर बढ़ रहा है, खास तौर से जो वेस्टर्न नेशंस थे, जो इजराइल के ट्रेडिशनल एलाइज थे, उनकी तरफ से। जैसे ऑस्ट्रेलिया ने भी अभी उनके एक एमके का वो कैंसिल किया है। तो ये सारी चीजें जिस तरह से चल रही हैं वो इस तरफ इशारा करती हैं कि शायद अब नेतन्याहू जो तकरीबन 2 साल से इस वार के पीछे छिपे बैठे हैं, अब शायद वो इसको और बहुत ज्यादा प्रोलॉन्ग ना कर पाए। आज भी मैं एक इजराइल की खबर पढ़ रहा था कि जो इजराइल के कंट्रोलर्स हैं उन्होंने नेतन्याहू को नोटिस भेजा है कि आप आइए हमारे सामने पेश होइए, हम इंक्वायरी कर रहे हैं कि आपकी पॉलिटिकल गवर्नमेंट, आपकी इंटेलिजेंस, आपकी मिलिट्री उस दिन 7 अक्टूबर को 2023 को कैसे नाकाम हुई। तो वो इंक्वायरी भी तेजी से अभी उन्होंने आगे बढ़ानी शुरू कर दी है। तो ये सारी चीजें एक साथ चल रही हैं। अब फिलहाल देखते हैं कि सिचुएशन आगे कैसे डेवलप होती है। क्या इजराइल उस प्रपोजल को जिसे हमास ने एक्सेप्ट कर लिया है, क्या वो उसको एक्सेप्ट करेंगे? एक ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। और दूसरा मुझे ऐसा भी लगता है कि देखिए पॉलिटिकल लेवल पे भी कुछ चीजें चल रही हैं
कि फ्यूचर में गाजा को किस तरह से एडमिनिस्टर किया जाएगा, जो फिलिस्तीनियन फैक्शंस हैं वो किस तरह से मिलके इन चीजों को एडमिनिस्टर करेंगे, या जब इजरायली फौज गजा से विड्रॉ होगी वहां पे कैसी गवर्नमेंट तश्कील पाएगी और किस तरह का वहां पे कोई स्टेबिलाइजिंग फोर्स भेजी जाएगी जो कि यूएन के मैंडेट से आए, या जैसे इंडोनेशिया का हमने जिक्र किया था या आसपास के और कोई ममालिक भेजे हैं। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि जहां इस जंगबंदी की बात चल रही है वहां पे फिलिस्तीन के पॉलिटिकल फ्यूचर को लेके भी डिस्कशंस चल रहे हैं। तो जैसे जैसे अपडेट्स मिलेंगे वो फिर आपके मतलब अपने सुनने वालों के साथ वो हम शेयर करते रहेंगे। जी मुमताज।